हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स ऑफ यूजीसी नेट, वेलकम बैक टू लिटरेचर आईक्यू एजुकेशन। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो है मिले हैं। इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को बहुत से डिफिकल्टीज होती हैं। आप सोचते हो कहाँ से शुरू करें, कहाँ तक पढ़ें, कितना हम लोगों को इस टॉपिक को कवर करना चाहिए, या फिर इसकी एक जो इजी आउटलाइन है वो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये क्लास जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ये इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, इसके बाद भी मैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस लेकर आऊंगी। तो आपने जो है इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखना है सो दैट एक आउटलाइन जो है, एक माइंड मैपिंग जो है आपके माइंड में सेट हो जाए। सो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम जो है पहले इस पीरियड के अंदर बात करेंगे कि पहला पॉइंट यानी 5 फेजेस की हम बात करेंगे। इस पूरे यूनिट को जो है, जो आपकी यूनिट नंबर 6 है जिसमें इंग्लिश इन इंडिया की बात हो रही है, तो इसके अंदर हम लोग जो है बात करेंगे 5 फेजेस की, जिसमें पहला फेज है प्री ट्रांसपोर्टेशन फेज। आपको पता है कि हमारे जो है स्टार्टिंग में EIC कंपनी जो है वो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आती है, और वो सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी होती है, उसे और किसी चीज से रूल करने से कोई मतलब नहीं होता। अब उसे ट्रेड करना है, और आपको पता है कि वी इंडियंस स्पीक ऐसी लैंग्वेज जो उनके समझ में नहीं आ सकती थी। हम हिंदी में बात कर रहे थे, दे वर टॉकिंग इन देयर लैंग्वेज, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स कॉन्वर्सेशन। तो हम जो है इस EIC कंपनी के आने से हमारे जो लैंग्वेज है उसमें कुछ चेंजेस आए। तो वो किस प्रकार के चेंजेस थे और वो क्यों आए, उसके पीछे क्या रीजंस थे, लेट्स एक्सप्लोर इन दिस फेज। सबसे पहले देखिए कि अप टू 1813 की मैं बात करूंगी, या लगभग जो आपके ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये 1599 के अंदर आई थी, तो तब से लेकर के 1813 तक क्या जो है चेंजेस थी, या क्या जो है इनको नीड हुई। तो एक्सप्लोरेशन एंड अर्ली ट्रेड जो एरा है आपका, इसके अंदर क्या था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ऑपरेटेड स्ट्रिक्टली एज अ ट्रेडिंग सेटअप। आपको पता है ये ट्रेड करने के लिए ये कंपनी आई थी। नो स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशनल फ्रेमवर्क फॉर द जनरल पब्लिक, यानी इन्होंने कोई ऐसा जो है स्पॉन्सर नहीं किया था एजुकेशन के लिए कि उनको इंग्लिश पढ़ाएंगे या उनका एक एजुकेशन फ्रेमवर्क वो लोग तैयार करेंगे। नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं था। जस्ट वांट टू ट्रेड, उन्हें सिर्फ पैसा कमाना था, उन्हें इंडियंस को एजुकेट करने का कोई मकसद नहीं था। नो सेटअप स्पॉन्सर्ड एजुकेशन फ्रेमवर्क। इंग्लिश वॉज कन्फाइंड ओनली टू क्रूशियल कोस्टल पोर्ट्स। आपको पता है मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा, यानी जो आपका चेन्नई वाला पोर्शन है, मुंबई है, कैलकाटा है, कोलकाता है, ये जो एरियाज है यहाँ पे आपको पता है पोर्ट होते थे, और यहाँ पोर्ट के थ्रू जो है, सी के थ्रू वो लोग ट्रेड करते थे यूरोपियंस। तो आप ये कहेंगे कि इन्हीं कोस्टल पोर्ट्स को ही सिर्फ वो क्या करते थे, टारगेट करते थे कि उनकी वो भाषा समझ पाए, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इंग्लिश को सिर्फ इन्हीं एरियाज में उन्होंने लागू किया या कन्फाइंड किया। मद्रास यानी चेन्नई, आज का रिप्रेजेंट जो है चेन्नई, बॉम्बे यानी मुंबई, एंड कैलकाटा मींस कोलकाता। तो ये तीन जो हैं आपको ध्यान रखने हैं, इन कोस्टल पोर्ट्स के ऊपर ही इंग्लिश को कन्फाइन कर दिया गया था। लैंग्वेज एक्सचेंज लिमिटेड टू अनएजुकेटेड लेबरर्स एंड लो लेवल लोकल इंटरप्रेटर्स। जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज एक्सचेंज जो है वो सिर्फ अनएजुकेटेड लेबरर्स, आपको पता है लेबर क्लास ही मिलेगी आप यहाँ पर पोर्ट के ऊपर तो, और जो लो लेवल लोकल इंटरप्रेटर्स होते हैं। तो देखिए ये जो उनका एक्सचेंज था अपनी लैंग्वेज का, वो किस किस से लिमिटेड था, वो अनएजुकेटेड लेबर्स और लो लेवल लोकल इंटरप्रेटर्स, यानी जो लो लेवल के वहां पे इंटरप्रेटर्स होते थे और जो लेबर क्लास होती थी, सिर्फ उन्हीं से वो कम्युनिकेट करते थे। थोड़ा बहुत टूटी फूटी इंग्लिश में वो जवाब दे देते थे। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज, हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखें कौन कौन से जो है मिशनरीज इंडिया में भेजे गए थे, ठीक है, उसको अगली क्लास में हम देखेंगे। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज began establishing localized school channels। अब देखिए यहां इससे पहले क्या हुआ था, ये सिर्फ यहां तक लिमिटेड था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन्हें लगा कि उन्हें अपने ट्रेड को थोड़ा एक्सपेंड करना है, उन्हें अपना जो एरिया है उसको एक्सपेंड करना है। वो लोग पोर्ट तक नहीं रह सकते, क्योंकि इंडिया पता है आपको सोन चिड़िया कहा जाता था, बहुत जो है हमारे पास मिनरल्स और सब कुछ होता था। तो ये उन चीजों को अपने जो है ट्रेड के लिए यूज करने के लिए इन्हें लगा कि थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं उन्होंने लोकलाइज्ड स्कूल चैनल्स जो है एस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए। रिफॉर्मर्स रहे, अब देखिए राजा राम मोहन रॉय हैं, उन्हें लगा कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है फॉर साइंस वो हमारे इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार जो है किसी इंडियन ने इंटरेस्ट शो किया टुवर्ड्स द वेस्टर्न एजुकेशन, और उन्होंने सपोर्ट करते हुए कहा कि हमें भी जो है वेस्टर्न एजुकेशन चाहिए साइंस के ऊपर, ताकि हम लोग भी ग्रो कर पाए
तो इसलिए यहाँ पे राजा राम रॉय जो है उनको रिफॉर्मर्स की कैटेगरी में रख करके ये लाइन यहाँ पे गिवन है, यू शुड नो दिस फैक्ट। उसके बाद देखिए, इन दिस फेज इंग्लिश वाज एन एक्सीडेंटल टूल फॉर लोकल ट्रेड, नॉट अ सिस्टमैटिक लैंग्वेज पॉलिसी। देखिए, इससे पहले कोई भी ऐसा सिस्टमैटिकली, कोई भी ऐसा जो है अब चार्टर नहीं आया था, कोई ऐसा जो है कोई रूल नहीं उन्होंने पास किया था। सिंपल जो है वो क्या कर रहे थे, वो एक एक्सीडेंटल टूल के रूप में जो है इंग्लिश को यूज कर रहे थे। थोड़ा बहुत जो समझ लेते एक दूसरे की भाषा, यानी कॉर्ड मिक्सिंग एंड कॉर्ड स्विचिंग आपको पता है, थोड़ा बहुत जो है पिजन एंड क्रियोल का जो जन्म यहीं से होता है, आपको पता ही होगा। तो ये जो थोड़ी बहुत एक्सीडेंटल टूल के रूप में इंग्लिश को शुरू करके उसको जो है बोलना शुरू करते हैं, अपना ट्रेड जितना उनको चाहिए उतना वो काम करते हैं और अपना यूज करते हैं और उतना अपना ट्रेड करके यहां से चले जाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, इन द वेरी नेक्स्ट फेज, ट्रांसपोर्टेशन फेज। इस फेज में देखिए, इसमें थोड़ा सा चेंज आया था। क्या चेंज आया था, देखिए ये था आपका, वो तो 1813 से ऊपर था। ये देखिए, ये फेज आपको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है। ट्रांसपोर्टेशन फेज, इसमें क्या था कि 1813 से लेकर के 1830 तक का पीरियड था, यानी उससे पहले वाला तो हमने पढ़ लिया प्री फेज के अंदर, प्री ट्रांसपोर्टेशन फेज। 1813 से लेकर 30 तक का जो फेज था, इसमें क्या आ गया, स्टेट एंट्री एंड आइडियोलॉजिकल क्लैश। और ये लास्ट यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ना, इट इज वन ऑफ द PYQ। तो आपको इसे ध्यान से देखना है, हर एक को, मैं ये नहीं कहती सिर्फ इसी को, आपको पांचों फेज को अच्छे से देखना है, सो दैट आपका क्वेश्चन गलत ना हो। 1813 में क्या हुआ था, 1 लाख रुपी ट्रैप, द एक्ट डिडंट क्लैरिफाई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉजिंग ए 20-year ग्रिडलॉक। देखिए क्या हुआ था, 1813 में चार्टर एक्ट आया और उस एक्ट में कहा गया कि हम लोग जो है एजुकेशन में, एजुकेशन के लिए हर साल जो है 1 लाख रुपए हम लोग देंगे। तो ये इन्होंने चार्टर एक्ट में मेंशन तो कर दिया कि हम फंडिंग करेंगे, ऑफिशियल स्टार्टिंग लाइन ऑफ स्टेट फंडिंग वाया द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो पहली बार जो ऑफिशियल जो है उन्होंने अनाउंस किया था स्टेट फंडिंग का, कि हर साल 1 लाख रुपए जो है बजट का रखा जाएगा, किसके लिए, नेटिव एजुकेशन के लिए। लेकिन उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया था, नेटिव एजुकेशन सिंपल कह दिया था, कुछ भी क्लियर नहीं किया था कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें वो करने वाले हैं। ट्रिगर्ड अ फियर्स इंटेलेक्चुअल वॉर बिटवीन 2 मेजर कैंप्स, ब्रिटिश कैंप्स। अब इससे क्या हुआ, दो जो यहाँ पे ग्रुप्स थे, कौन कौन से, एक तो थे ओरिएंटलिस्ट और थे एक एंग्लिस्ट। तो एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट में यहाँ पे इस बात पे कि बजट रखेंगे हम लोग 1 लाख रुपए का नेटिव एजुकेशन के लिए, इस पे इनका युद्ध छिड़ गया। इनकी आपस में जो है डिबेट शुरू हो गई। क्या बात थी वो, ओरिएंटलिस्ट तो चाहते थे कि जो ये 1 लाख रुपए हैं ये किसके ऊपर खर्च किए जाएं, संस्कृत लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज और पर्शियन जो है उसके ऊपर जो है खर्च किया जाए, उनको प्रमोट करने के लिए इन 1 लाख रुपए को यूज किया जाए। दिस इज द आइडिया ऑफ ओरिएंटलिस्ट। दूसरा एंग्लिसिस्ट क्या चाहते थे, वो डिमांडेड प्योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंग्लिश। वो चाहते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो है प्रमोशन, यानी वो चाहते थे कि यहां पर प्योरली इंप्लीमेंटेशन हो जाए वेस्टर्न एजुकेशन का इंडिया के अंदर। तो उन्होंने कहा कि आपका पूरा का पूरा पैसा जो है वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर लगना चाहिए, ना कि इन चीजों के ऊपर। अब देखिए, आप सोचकर बताइए कि जो हमारे राजा राम मोहन रॉय हैं वो ओरिएंटलिस्ट कैटेगरी में होंगे या एंग्लिसिस्ट कैटेगरी में होंगे, आप मुझे खुद बताएंगे। अभी देखिए आगे देखते हैं इसको। चार्टर एक्ट आया, आपको पता है, अभी हमने डिस्कस किया, एक थोड़ा सा माइंड मैप यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी। यहाँ पे देखिए चार्टर एक्ट आया आपका 1813 के अंदर, 1 लाख का इसके अंदर जो है फंडिंग किया गया। ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट में वॉर हो गया। और ओरिएंटलिस्ट कौन थे, जो आपके संस्कृत है, अरेबिक है, पर्शियन है, उस लैंग्वेज को प्रमोट करवाना चाहते थे, 1 लाख रुपए उस पर खर्च करवाना चाहते थे। दूसरी तरफ एंग्लिसिस्ट थे जो क्या चाहते थे कि वो पैसा किस पे खर्च हो, वेस्टर्न एजुकेशन इन इंग्लिश के ऊपर खर्च हो। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था कि इस फेज को ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन फेज क्यों कहा जाता है, बिकॉज वेस्टर्न आइडियोलॉजिकल लिटरेचर वॉज फिजिकली इंपोर्टेड इनटू इंडिया। यानी यही वो स्टेज थी जहां से जो है जो इंपॉर्टेंट है, सॉरी, जो वेस्टर्न लिटरेचर है उसको इंडिया के अंदर जो है वो लाया गया था। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज। वी आर डिस्कसिंग द थर्ड फेज, दैट इज कंसोलिडेशन। प्री ट्रांसपोर्टेशन फेज, ट्रांसपोर्टेशन फेज एंड देन वी हैव कंसोलिडेशन फेज। इसमें आपको जो है मैकॉले का जो माइन्यूट है उसके बारे में डिस्कस करना है। देखिए इसकी मैं सिर्फ आपको जिस्ट दे रही हूं, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन वेरी डिटेल इन द वेरी नेक्स्ट क्लास, हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। अभी मैं आपको इंट्रोडक्टरी क्लास बता रही हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
कि मैं किस तरीके से इस चीज को आपको टीच कर रही हूँ। मैकॉले वांटेड चीप क्लर्क्स। देखिए मैकॉले के माइन्यूट जो है उसमें क्या बातें थी, उनकी इस माइन्यूट के बारे में लोगों ने क्यों कहा कि वो तो सिर्फ चीप क्लर्क्स चाहता है। तो देखिए ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी देखिए इसको एब्सोल्यूट विक्ट्री ऑफ एंग्लिसिस्ट कहा जाता है, कंसोलिडेशन फेज को। यानी जो वॉर हुई थी किस किस के बीच में, एंग्लिसिस्ट वर्सेस आपके ओरिएंटलिस्ट। और इसमें इस वॉर के अंदर कौन जीता, इसके अंदर एंग्लिसिस्ट जीत गए और ओरिएंटलिस्ट हार गए। यानी जो 1 लाख रुपए की फंडिंग है वो अब किसको मिलेगी, इट इज ऑब्वियस ना, एंग्लिसिस्ट को मिलेगी। और राजा राम मोहन रॉय कौन से थे, वो क्या चाहते थे, ओरिएंटलिस्ट थे या एंग्लिसिस्ट थे, वो एंग्लिसिस्ट, यानी वो थे नहीं, वो प्रमोट करना चाहते थे वेस्टर्न एजुकेशन को इन इंडिया। तो वो जो है वो कहते हैं कि हमें रिफॉर्म करना होगा अपने एजुकेशन सिस्टम में, और उन्होंने सोचा कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो इंडियंस को आनी चाहिए टू प्रमोट द साइंस। तो उन्होंने एंग्लिसिस्ट का साथ दिया था। तो 1830 से लेकर के 1880 तक जो एब्सोल्यूट विक्ट्री ऑफ एंग्लिसिस्ट जो है इसको कहा जाता है, इसलिए इसको कंसोलिडेशन फेज भी कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को करनी है मैकॉलेज माइन्यूट, इसकी डेट आपको ध्यान रखनी। देखिए जो नेट का जो नेट जेआरएफ का जो आपका रहता है सिस्टम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, उसमें जो कमीशंस हैं या जो कोई भी एक्ट्स आए थे उन सबका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैकॉले का जो माइन्यूट है वो कब आया था, 1835 में आया था, और ये कंप्लीटली शट डाउन द ओरिएंटलिस्ट आर्गुमेंट। इसने क्या किया था मैकॉले के माइन्यूट ने, उन्होंने ओरिएंटलिस्ट का जो आर्गुमेंट है उसको कंप्लीटली शट डाउन कर दिया था, यानी उनको बिल्कुल जो है चुप करवा दिया था। इंट्रोड्यूस कॉन्ट्रोवर्शियल डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी जो आपका ज्ञान है वो छन छन के जो है एक पर्सन से नीचे के तबके के पास पहुंचेगा, यानी वो सबको एजुकेट नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू मैकॉलेज माइन्यूट क्या था कि वो सबको एजुकेट नहीं करेगा, सबको इंग्लिश नहीं सिखाएंगे, वो क्या करेंगे किसी एक पर्सन को जो है जो उनके काम का है उसको इंग्लिश सिखाएंगे, और उसका जो ज्ञान है वो छन छन के बाकी क्लास के तबकों तक पहुंचेगा। आप सोचिए एक पर्सन एजुकेट हो रहा है और उसके नीचे जो है और बंदे हैं उन तक वो ज्ञान को पहुंचा रहा है, तो कुछ 90% 100% किसी ने उसको ज्ञान दिया, वो उसके पास 50% पहुंचा और उसके नीचे वालों के पास वो 10% ही जो है जाएगा। तो ये जो फिल्ट्रेशन थ्योरी है एक तरह से आप कह सकते हो एक ट्रैप था। तो ये इंट्रोड्यूस द कंट्रोवर्शियल। अब आपको ये पूछा जा सकता है कि हु इंट्रोड्यूस द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड मैकॉले। गोल क्या था, क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस हु आर इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियंस एंड इंटेलेक्ट। अब देखिए जो ब्लड में तो क्या हो, ये पूरी कोटेशन है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि वो एक ऐसी क्लास का निर्माण करना चाहते थे जो दिखने में तो क्या हो, जो ब्लड में तो क्या हो इंडियन, लेकिन उनका टेस्ट कैसा हो, उनका टेस्ट और ओपिनियन और इंटेलेक्ट कैसा हो, बिल्कुल इंग्लिश हो, है ना। तो वो ऐसे जो है सस्ते अंग्रेज बनाना चाहते थे, किनको, इंडियंस को। वुड्स डिस्पैच जो है उसके बाद में आया 1854। देखिए ये 1835 है, वुड डिस्पैच 1854 में आया। ये क्या था, स्ट्रक्चर्ड द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव लैडर। अब देखिए इसने क्या किया था, इसने एडमिनिस्ट्रेटिव जो लैडर है उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे सामने प्रेजेंट किया था। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, इससे कैसे स्ट्रक्चर किया था इन्होंने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1857, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है 1857 के अंदर जो है जो म्यूटिनी ऑफ सेपॉय यानी 1857 की क्रांति भी हुई थी, तो उससे ध्यान रखना कि उस टाइम पे 3 जो है यूनिवर्सिटीज खुली थी। कौन कौन सी, बॉम्बे, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। तो आपको ये ध्यान रखनी है कि लेट द क्रिएशन ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास यूनिवर्सिटीज इन 1857। अब ये कौन से जो है कमीशन ने इसको, यानी वुड डिस्पैच जो है उसने इसको जो है प्रमोट किया था, और उसके थ्रू ही जो है कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास के अंदर यूनिवर्सिटीज ओपन हो पाई थी। तो ये वुड डिस्पैच जो है, ये वुड किसी का नाम है, उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनके नाम पे ही, जैसे लॉर्ड मैकॉले हुआ, वुड हुआ, ये सारे के सारे उस टाइम पे जो है गवर्नर्स हुआ करते थे। तो आपको इन्हें ध्यान रखना है कि कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास वाला और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी वाला, ये बात किसने कही कि क्लास ऑफ इंडियंस क्रिएट करना चाहते हैं, इंग्लिश इन टेस्ट होनी चाहिए बट ब्लड में वो इंडियन हो, ठीक है। क्रिटिकल रूल देखिए, इंग्लिश बिकेम द मैंडेटरी अनअवॉइडेबल मीडियम ऑफ हायर इंस्ट्रक्शंस अक्रॉस इंडियन हेयर। अब देखिए यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंग्लिश जो है यहाँ पर बहुत मैंडेटरी हो चुकी थी, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते थे, लेकिन कहां पर, हायर इंस्ट्रक्शंस के अंदर अक्रॉस इंडिया हेयर, यानी इंडिया के अंदर हायर इंस्ट्रक्शंस के लिए किसका यूज किया जाने लगा, इंग्लिश का यूज किया जाने लगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है,
कब की बात है? 1854 के वुड डिस्पैच की बात है ये। नेक्स्ट हमारे पास है डिसएमिनेशन फेज। देखिए बहुत ही कम है जो बातें अभी मैं बता रही हूँ, बट दीज आर दी आउटलाइन, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये टॉपिक आपके समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या तैयार करना है, कैसे तैयार करना है। ये 5 फेजेस में मैं पूरी आपको जो है कह सकते हैं 90% जो है आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद जो चैलेंज फेस करते हैं हम लोग, वो सारी चीजें, बाकी के जो पॉइंट्स है वो लास्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी देखिए डिसएमिनेशन फेज में क्या था, 1880 से लेकर के 1947 तक इंग्लिश एज अ नेशनल वेपन। अब देखिए क्या हुआ, हम लोगों को इंग्लिश सिखाई जा रही थी उनके ट्रेड के पर्पस को पूरा करने के लिए, लेकिन इंग्लिश जो है वो हमारे लिए एक वेपन के रूप में जो है वो साबित हुई। अब आप लोग सोचते होंगे ना कि इंग्लिश क्यों पढ़े हम, क्यों हम इंग्लिश सीखते हैं, क्यों इंग्लिश बोलने वाले को सुपीरियर माना जाता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश जो स्पीकर्स होते हैं, जो इंडियंस है, जो इंग्लिश में बात करते हैं, दे आर सुपीरियर देन यू। नहीं, ऐसा नहीं है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, ट्रीटेड एज अ लैंग्वेज जस्ट लाइक अदर लैंग्वेजेस। लेकिन इससे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या साबित होती है, क्यों हम इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो इंडिया को जो आजाद करवाने में, फ्रीडम दिलवाने में सबसे ज्यादा रोल प्ले किया था इंग्लिश ने। क्योंकि इंग्लिश जो है, जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने एज अ वेपन के रूप में यूज किए थे अदर कंट्रीज तक अपने जो है आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए, और दूसरी कंट्रीज के जो है कॉन्स्टिट्यूशंस को या दूसरी कंट्रीज में जो चल रहा था उसको वो तभी पढ़ पाए ना जब उनके पास इंग्लिश जैसा हथियार था। तो इंग्लिश को इस वजह से जो है इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और कोई रीजन नहीं है। हम लोग इसीलिए इंग्लिश सीखते हैं, इसीलिए हम लोग इसको जो है स्टडी करते हैं, सो दैट हमें तभी बचपन से जो है इंग्लिश को भी एज अ सेकंड लैंग्वेज टीच करवाया जाता है, सो दैट हम लोग जो है इस वेपन के थ्रू पूरे वर्ल्ड को जो है वो क्या कर सके, एक्सप्लोर कर सके। सो आई होप यू गॉट इट। इंग्लिश इज जस्ट अ सब्जेक्ट, कभी भी अपने आप को किसी और से जो है कंपेयर मत करना। इंग्लिश एज अ नेशनल वेपन कैसे था यहाँ पे, इंग्लिश स्प्रेड कंप्लीटली बियॉन्ड कोर्ट्स। अब क्या था, मिडिल क्लास के अंदर भी इंग्लिश आना शुरू हो गया। यानी पहले क्या था, सिर्फ कोर्ट्स के अंदर ही इंग्लिश यूज की जा रही थी, अब वो मिडिल क्लास के अंदर भी इसका इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा। कॉलोनियल एजुकेशन स्ट्रेटजी बैकफायर्ड हेवीली ऑन ब्रिटिश रूल। अब देखिए कॉलोनियल एजुकेशनल स्ट्रेटजीज जो थी उन्होंने ब्रिटिशर्स के ऊपर ही बैकफायर कर दिया। यानी ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, आपको पता होगा कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके बाद हमारे पास कौन आ गए थे, 1858 में क्वीन विक्टोरिया के डायरेक्ट जो है हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए। यानी 1857 तक हमारे ऊपर आप कह सकते हो अदर्स जो ब्रिटिश अंग्रेज हमारे ऊपर नहीं थे, हमारे ऊपर जो रूल करना शुरू किया था वो क्वीन विक्टोरिया 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 से शुरू होता है अंग्रेजों का हमारे ऊपर अधिकार, और वो कब तक चलता है, 1947 तक जो है हमारे ऊपर राज करते हैं। तो ये जो 1858 से जो 1947 तक का जो सफर है वो हम लोगों ने जो तय किया था, उसमें जो लैंग्वेज का जो हमारा वो रहा था एज अ वेपन हमने यूज किया था, वो यहाँ पे इस रोल के अंदर हम देखेंगे। तो देखिए कैसे था, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग पैसिव क्लर्क्स इट जनरेटेड वेस्टर्न एजुकेटेड नेशनल एलीट। अब देखिए क्या हुआ था, उन्होंने सोचा कि हमने सस्ते क्लर्क क्रिएट करने हैं, और वो लोग, हम उनको जो है एजुकेट करके थोड़ा बहुत सस्ते क्लर्क हमें मिल जाएंगे और हम अपना काम निकालते रहेंगे, ट्रेड करते रहेंगे। तो इंग्लिश को मास्टर की बनाया था कंट्रोल के लिए, पर हमने क्या किया, स्ट्रगल को जो है स्ट्रगल को, फ्रीडम को पाने के लिए स्ट्रगल में इसको लिंगुआ फ्रैंका के रूप में यूज कर लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि हमने इसको लिंगुआ फ्रैंका के रूप में यूज किया है, और इंग्लिश बिकेम एब्सोल्यूट लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये आपको समझ में आ गया हो। क्रोश नीचल रीडर्स जो हमारे गांधी हैं, नेहरू हैं, बोस हैं, उन्होंने इंग्लिश को प्लान एंड ड्राफ्ट किया था। यानी जो पूरा इंग्लिश लैंग्वेज है उसके लिए इन लोगों ने, यानी उसको इंग्लिश को कैसे यूज करना, पूरा ड्राफ्ट और जो मैनिफेस्टो वो किन्होंने तैयार किया था, गांधी, नेहरू एंड बोस ने तैयार किया था, ताकि वो लोगों को जागरूक कर सकें, लोगों को जो है रियलिटी दिखा सकें ऑफ द ब्रिटिशर्स। मार्क द फाउंडेशनल डाउन ऑफ ओरिजिनल इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो यहाँ पे ये जो फेज है ये हमारा माना जाता है कि ओरिजिनल इंडियन इंग्लिश फेज है। इसमें क्या हुआ था, इसके अंदर जो है डिसएमिनेशन टर्न्ड अ लैंग्वेज ऑफ कॉलोनियल डोमिनेंस इनटू अ यूनिफाइड टूल फॉर नेशनल लिबरेशन। कि इसमें उन्होंने लैंग्वेज को जो है एक दूसरे तक पहुंचाना शुरू कर दिया था, यानी कॉलोनियल डोमिनेंस को खत्म करके नेशनल स्ट्रगल जो है उसमें एक यूनिफाइड टूल के रूप में इसको यूज किया। सो आई होप यू गॉट दिस फेज ऑल्सो। नेक्स्ट यू हैव लास्ट वन, दैट इज आइडेंटिटी फेज। अब हमने स्ट्रगल के लिए सोच लिया कि हम लोग स्ट्रगल करेंगे और अपना स्ट्रगल जो है उसमें हम इंग्लिश को एज अ वेपन यूज करेंगे, यानी बैकफायर करेंगे हम ब्रिटिशर्स के ऊपर, उन्हीं की जो है उन्हीं का जो हथियार है उन्हीं पे चलाएंगे। तो ऐसा कुछ उन्होंने इंग्लिश के साथ किया था।
पोस्ट 1947 टू प्रेजेंट अब हम लोग आइडेंटिटी फेज के अंदर पढ़ेंगे। इसमें क्या हुआ, नेटिवाइजेशन ऑफ इंग्लिश हुआ। कैसे, देखिए हमने क्या किया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था, याद रखना है 1963 में। ब्रज कच्छरू का मॉडल था इंडिया का इन द आउटर सर्कल, यानी उसने 3 सर्कल के अंदर बांटा था इसको। एक तो उन्होंने कहा था इनर सर्कल, ठीक है, इनर सर्कल। एक कहा था आउटर सर्कल। इंग्लिश लैंग्वेज का यूज जो है वो इनर सर्कल में होता है, आउटर सर्कल में होता है, एक्सपैंडिंग जो आपका सर्कल है उसके अंदर, ठीक है, एक्सपैंडिंग सर्कल। और अब इंडिया वाले किस में आ रहे हैं, हम इंडिया वाले आउटर सर्कल में आते हैं। ये हम लोग डिटेल में देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ब्रज कच्छरू का मॉडल 3 जो है उसने लेयर्स बताई हैं, 3 सर्कल की बात की है। इनर सर्कल में कौन कौन आएगा, आउटर सर्कल में कौन आएगा, एक्सपेंडिंग सर्कल में कौन आएगा, और इनको इन नाम से क्यों जानते हैं हम नेक्स्ट क्लास में हमारी देखेंगे। अभी आप देखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्राइसिस ओवर वेदर टू फेज आउट द कॉलोनियल टंग, कि ये पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है क्राइसिस क्रिएट हुआ कि क्या हमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज को अब बिल्कुल रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। ये हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने, नॉन हिंदू स्टेट्स ने क्या किया, जैसे अभी आपको पता है रिसेंटली साउथ के अंदर ये चल रहा है कि वो लोग जो हैं वो इंग्लिश को अपनी जो है एज अ लैंग्वेज मानने के लिए, वो कहते हैं कि इंग्लिश हमारे लिए कम्युनिकेशन के रूप में हमारे सामने है। हम लोग जो है हिंदी को हमारी एज अ सेकेंड लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। तो ये देखना है आपको कि जो नॉन हिंदू स्टेट्स हैं उन्होंने कहा कि हम हिंदी नहीं यूज करना चाहते हमारे स्कूल्स के अंदर, हम तो क्या करेंगे, हम इंग्लिश को जो है वो रख सकते हैं। तो ये जो मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था नॉन हिंदी स्टेट्स के, नॉन हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स हैं उनके द्वारा, तो हमने 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ला दिया, उसमें उनको छूट दे दी थी। इंग्लिश बिकेम सेफ गार्डेड इनडेफिनेटली एज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी, यानी ऑफिशियल ये एसोसिएट बन गई थी, यानी हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, उसमें इसका यूज किया जाएगा। लैंग्वेज वॉज कंप्लीटली अडॉप्टेड एंड नेटिव स्टाइल्ड इनटू इंडियन इंग्लिश। अब आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज को हमने कंप्लीटली अडॉप्ट कर लिया, लेकिन उसको इंडियनाइज्ड वर्जन हमने यूज किया है। जैसे कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं ना कि हम जिस तरीके से लैंग्वेज का यूज करते हैं कि अरे इसकी देखो कैसे प्रोनाउंसिएशन है, ये जैसे कोई वर्ड है उसको हम एक्सेंट जैसे नेटिव स्पीकर्स बोलते वैसे हम नहीं बोल पाते, या हमारी जो पिच है वो ऐसे हाई एंड लो पिच हमारी नहीं जाती। तो कुछ लोग जो है उसका जो मान लो किसी दूसरी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में रहकर आया और वो इंडियन इंग्लिश का मजाक उड़ाता है, तो दैट्स ओके। वो इंडियन इंग्लिश जो है वो हमने उसी को एक्सेप्ट किया है। हमने नहीं कहा कि हम कंप्लीटली जो है अमेरिकन एक्सेंट फॉलो कर रहे हैं, कंप्लीटली हम ब्रिटिश फॉलो कर रहे हैं। आईपी जरूर फॉलो कर रहे हैं ब्रिटिश का प्रोनाउंसिएशन के लिए, बट वो आपको जो है उस चीज को माइंड नहीं करना। कोई आपको कुछ भी बोले, आप जैसे इंग्लिश बोल रहे हो वो इंडियन इंग्लिश है, बस आपको इतना आप ध्यान रखना है। ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ बैज ऑफ कॉलोनियल ऑपरेशन इनटू अ न्यूट्रल टूल फॉर आईटी एंड ग्लोबल मोबिलिटी, यानी हमारे ऊपर जब ये शुरू हुआ था कॉलोनियल ऑपरेशन के रूप में था, यानी हमारे जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो हमारी है वो हमारे लिए शुरुआत में कैसी थी, हमारे ऊपर राज जो वो लोग कर रहे थे इस बात का सबूत थी। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या कर लिया, उसी जो लैंग्वेज जो हमारे ऊपर रूल कर रही थी उसी लैंग्वेज को हमने अपना हथियार बनाया, हमने उसको न्यूट्रल टूल बनाया आईटी एंड ग्लोबल मोबिलिटी के लिए। अब हम कहीं भी जाते हैं अगर हम इंग्लिश में बात कर पा रहे हैं तो वी कैन शेयर आवर थॉट्स एंड आइडियाज विद द अदर पीपल। तो आपको ये पॉजिटिव पॉइंट जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए, मॉडर्न इंग्लिश इन इंडिया इज नो लॉन्गर कॉलोनियल बैगेज, इट इज अ ग्लोबल इकोनॉमिक रिसोर्स। तो आपको पता है कि इंग्लिश अब हमारे ऊपर किसी प्रकार से कोई थोपा गया इम्पोज्ड आइडिया नहीं है, हमारी खुद की आइडियोलॉजी जो है वो हम लोग बना रहे हैं। विद दी मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक रिसोर्स के रूप में उसको यूज करके हमारे लिए एक तरह से आप कह सकते हो हमारा इससे जो है बेस वो तैयार कर रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर। तो वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे बिजनेस क्लास हो, चाहे हमारा बिजनेस सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बैंकिंग वगैरह सब में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके अपने आप को एक वेपन के रूप में, इंग्लिश लैंग्वेज को एक वेपन के रूप में जो है वो हमारे लिए यूज कर रहे हैं। तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि किस तरीके से हम लोग इस यूनिट को कवर करने वाले हैं, इसको डिटेल में विद द कमीशंस, विद द एक्ट्स, जो भी आपका बेसिक टू बेसिक जो ऑथेंटिक सोर्स से मैं मटेरियल तैयार करके और आपके लिए नोट्स बना के ला रही हूँ वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। और आप जो हैं उसको अच्छे से थॉरली स्टडी करना, आपका इसके अंदर, इस पोर्शन के अंदर आपका मार्क्स जो है नहीं कटेगा और आप जेआरएफ के लिए जो है अपने आप को तैयार कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी टॉपिक को एक्सप्लोर करने के लिए, थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए। टिल देन, take care and keep studying. Thank you so much.